नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी ने राजस्व प्राप्ति को लेकर बैठक की है। ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की स्थिति की समीक्षा की गई है। देहरादून स्थित सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अभी थोड़ी ही देर में कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये बड़ी खबर दोपहर 1:30 बजे देहरादून स्थित कैंप कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी ने राजस्व प्राप्ति को लेकर ये बैठक की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्थिति की समीक्षा और देहरादून स्थित सचिवालय में ये बैठक हुई है। ये बड़ी खबर, जहां पर कुछ ही देर में अब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे देहरादून स्थित कैंप कार्यालय भी पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में बैठक की। वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्थिति को लेकर इस बैठक में समीक्षा हुई और देहरादून स्थित सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। अब कुछ ही देर में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नजर आने वाले। अब से थोड़ी ही देर में और दोपहर 1:30 बजे भी रवाना होंगे। सीएम धामी ने राजस्व प्राप्ति को लेकर बैठक की है। देखिए, जिस तरीके से बीते दिन केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दूसरे वित्तीय वर्ष की किस्त जारी की गई थी, 249 करोड़ से ज्यादा की किस्त जारी हुई थी, उसको लेकर राजस्व प्राप्ति को लेकर आज बैठक की है मुख्यमंत्री धामी ने। कहीं ना कहीं ये समीक्षा करते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से राजस्व जो प्राप्ति हुई है उसको विकास में किस तरीके से लगाना है, क्योंकि साल 2027 के विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्व प्राप्ति को लेकर क्या कुछ विचार कर रही है धामी सरकार। तो उसी को लेकर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की समीक्षा बैठक देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। और अब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर जब कार्यक्रम का आयोजन है तो मुख्यमंत्री धामी वहां भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे और जरूर अपने संबोधन में अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर जरूर महत्वपूर्ण बातें बोलने वाले हैं आज। और थोड़ी ही देर में देहरादून स्थित कैंप के लिए रवाना होते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, यहाँ पर बैठक हुई मुख्यमंत्री धामी की और 1:30 बजे के करीब वो आगे के लिए रवाना भी होंगे देहरादून स्थित कैंप के लिए, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व प्राप्तियों से समीक्षा बैठक वो की है, जिसमें कि विभागों से राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, जो टैक्स की प्राप्ति हो रही है, उसको लेकर समीक्षा बैठक की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टैक्स रिकवरी पर भी बैठक में विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जो राजस्व संग्रह को प्रभावी बनाने के लिए असंभव प्रयास किए गए और इसी के साथ ही राज्य की जो आर्थिकी को मजबूत करने के लिए राजस्व प्राप्ति में जो है वृद्धि करना वो आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर जो है उसमें भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहां पर भी कई विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे। जिस तरीके से राज्य सरकार लगातार कई प्रभावी कदम उठा रही है, हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी लोगों को दी जाएगी और इसी के साथ साथ ही जो योजनाएं कितना कार्य हुआ है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरीके से क्या कुछ कार्य होने चाहिए, पूरी जानकारी वहाँ पर जो टीमें जाएंगी वो लेगी। इसको लेकर अब राजस्व स्थिति प्रदेश में तमाम विकास कार्य हो सके। अब चुनाव में ही ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में 1 साल का वक्त है तो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य और भी हो सके। तो ऐसे में लगातार अब तमाम कार्य किए जा रहे हैं। राजस्व प्राप्तियों की जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और जिसमें कि उन्होंने तमाम निर्देश भी दिए हैं किस तरीके से राजस्व प्राप्ति होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अधिक से अधिक टैक्स की जो प्राप्ति है वो वृद्धि उसमें होनी चाहिए। टैक्स रिकवरी जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए जो विभागों में है। इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अब आगे इस पर किस तरीके से कार्य होता है तमाम चीजें देखने वाली हैं।
जी अरुण, जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दूसरी किस्त भी जारी की थी 249 करोड़ की, उसको लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। तो विकास की रफ्तार उत्तराखंड किस तरीके से पकड़ता हुआ नजर आएगा, इस पर जोर दिया होगा पुष्कर सिंह धामी ने। और साथ ही आपदा, क्योंकि हम देखते हैं उत्तराखंड में आपदा ज्यादा आती है और ऐसे में मौसम भी ठंडा हो गया है, तो ज्यादा आपदा को लेकर भी समीक्षा बैठक की जा सकती है कि जो पैसे हैं वो किस तरीके से वितरण किए जाने हैं। जी बिल्कुल दीक्षा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विषयों को लेकर के भी इसमें जोर दिया है। और जिस तरीके से भी केंद्र सरकार ने एक विशेष सहायता राशि के तौर पर उत्तराखंड को दूसरी किस्त जारी किया है, कभी 250 करोड़ की दूसरी किस्त इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक लाख जो सहायता राशि दी गई है ये उत्तराखंड के आने वाले विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसी के साथ ही जो है जो तमाम सड़कें हों, पेयजल योजनाएं हों या फिर पुलों का निर्माण हो या फिर आपदा से निपटने के लिए तमाम जो तैयारियां की जाती है जो उसको लेकर के हो या जो आपदाएं आई है उसकी रिकवरी को लेकर के हो, तो इस तरीके के तमाम कार्य उन राशि से किए जाएंगे। और इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में जोर दिया कि किस तरीके से उसका को लेकर कार्य होने हैं, आने वाले समय में किस तरीके से उसको खर्च किया जाएगा, किन सड़कों पर पुलों पर ज्यादातर उसको कहाँ खर्च किया जाएगा, तो इसको लेकर के भी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो विजन है केंद्र सरकार का भी और जो उत्तराखंड सरकार का भी आने वाले दस्तक जो है वो उत्तराखंड का होगा। 2025 जो अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करने के है 2025 तक किस तरीके से और भी प्राप्त कार्य किए जाते हैं, तमाम चीजों पर जोर भी मुख्यमंत्री लगातार दे रहे हैं। इस तरीके से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई देते हैं और उस निर्देशित भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो आगे और क्या कुछ इसमें निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए जाते हैं, आगे किस तरीके से कार्य होते हैं, तमाम चीजें देखने वाली। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राजस्व प्राप्ति के लिए बैठक की गई। देहरादून स्थित कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन पूरे साल सक्रिय रहेगा, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को रोजगार और आजीविका मिलती है और इसी दृष्टि से शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष से हमने प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि पूरा हमारा पर्यटन 12 महीने निरंतरता से चलता रहे, लोगों को काम मिलता रहे, होटल हों, चाहे हमारे गाड़ी वाले हों, ढाबे वाले हों, अन्य काम करने वाले हों, जो भी हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, पर्यटन व्यवस्था को, चारधाम यात्रा को, अन्य जो हमारी यात्राएं हैं जो संचालन करते हैं, उनका काम निरंतरता से 12 के 12 महीना चलता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात के अपने कार्यक्रम में 30 नवंबर को हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का अपने कार्यक्रम में उसको सम्मिलित किया और पूरे देश और दुनियावासियों को उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का क्या महत्व है और शीतकाल में यहाँ का कैसा मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, हर प्रकार से अच्छा परिवेश है, धूप पूरी तरह से खिली हुई रहती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का जो हमें उपहार है, प्रकृति का जो आशीर्वाद है, वो पूरे देश और दुनिया को बताया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि लोग शीतकाल में उत्तराखंड आए और अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। हम सभी उत्तराखंड के लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको एक अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा वातावरण यहाँ मिलेगा। आपको बताएं कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। शीतकालीन चारधाम यात्रा को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और अब ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने देखा था कि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और अब ऐसे में शीतकालीन यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। और सीधा लिए चलेंगे आपको लखनऊ, जहां पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। एक समन्वित शिक्षा यहां पर प्रदान की जा रही है। नाट्य कला में यौन चित्रकला में डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रम भी है। उत्तर प्रदेश में
आजमगढ़ जनपद में हरिहरपुर गांव, आप जाएंगे वहां पे, कल भी आजमगढ़ के हरिहरपुर से एक छोटा सा मेरे सामने एक बच्चा आया था, मुश्किल से 6 वर्ष का बच्चा है, अपने परिवार के लोगों के साथ आया था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई कुछ जानते हो? और मेरे सामने गाने लगा सारे गा, यानी पूरा संगीत की उन स्वरों को वह दोहराने लग गया। आप अनुमान करिए 6 वर्ष का बच्चा, ये हरिहरपुर गांव में। और इसलिए हमारी सरकार ने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी की है। इसीलिए की है हम अपनी उस पहचान को, संस्कृति की उस पहचान को, कला के उस धाम को, उसकी पहचान दे सकें। और ये वह कार्य वहां पर आज मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से हम लोग उसको आगे करने का कार्य करेंगे। और जितने भी हम लोग ये संगीत के महाविद्यालय बना रहे हैं, मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय यहां पे तो अपना काम कार्य करेगा ही, कर रहा है, उससे एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस होंगे वहां पर भी उसके एफिलिएशन के साथ साथ वहां पे विजिट करना, वहां के छात्रों को भी, क्योंकि इसकी अपनी एक सीमा होगी और प्रदेश के अंदर हर छात्र यहां हो सकता ना आ सकता हो, वहां पे भी उसके लिए मंच मिले, वहां पे भी उन्हें उसे हम आगे बढ़ा सकें। इन कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। कल्चरल क्लब योजना से प्रदेश के महाविद्यालयों में सांस्कृतिक चेतना का विस्तार करना, डिजिटल जो हमारे डिजिटलीकरण, जो भी हमारे दस्तावेज हैं उसको हम डिजिटल फॉर्म में रख करके संरक्षित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सहयोग, वैश्विक मंचों में भारतीय कला की सशक्त उपस्थिति और इसमें विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए होगी। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब विश्वविद्यालय अपने नए कलेवर के रूप में आएगा। अब तक एक सामान्य अब 1926 में जब यह भातखंडे संगीत का एक छोटा सा केंद्र था, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप वह सुविधाएं थीं, उस समय के लिए पर्याप्त थी, आज के लिए अब कम है। और इसीलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने यहां पे लखनऊ में, यहां के काकराबाद लखनऊ में लगभग 6 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय को प्रदान की है, जहां पर विश्वविद्यालय के नवीन भवन की स्थापना होनी है। और नवीन भवन के लिए मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय भी और पर्यटन और संस्कृति विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी बने वह वैश्विक यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वैश्विक मानक का होना चाहिए, जिसमें आधुनिक और समग्र परिसर सुविधाएं उस एक परिसर में उपलब्ध हो सकें। शिक्षा भी, शोध भी, साधना भी, सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए भी यह एक अच्छा कार्य वहां पे होना चाहिए। ऑडिटोरियम ये बना है, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 2 ऑडिटोरियम होने चाहिए। एक छोटा हो 200-250 की प्रस्तुति के लिए, और एक बड़ा होना चाहिए 1000, 1200, 1500 बच्चों के लिए कार्यक्रम के लिए, बड़ी प्रस्तुति के लिए वो ऑडिटोरियम होना चाहिए। ओपन थिएटर होना चाहिए जहां पे किसी अच्छे उस पर वहां के बच्चे अपनी प्रस्तुति वहां पर दे सकें। अन्य सुविधाओं से अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अब तक की धरोहर को हम व्यवस्थित रूप से कर सकें। और इस पुराने परिसर को, इसको हटाना नहीं है, संस्कृति विश्वविद्यालय का ही पार्ट रहे, लेकिन इसको हम संगीत और उससे जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं के एक बेहतरीन म्यूजियम के रूप में इसको आगे बढ़ाएं। पुरातन जितने भी स्थापना काल से लेकर के उसके संस्थापकों के साथ साथ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे से लेकर के अब तक की उस पूरी परंपरा को, कौन कौन कब कब डायरेक्टर थे, कौन कौन यहां पे काम करने वाले लोग थे, किस रूप में उन्होंने सेवाएं थी, कौन यहां पे अच्छे शिक्षक थे, कौन यहां से अच्छे छात्र निकले हैं, उन सब को भी अगर हम यहां पे उनके आंकड़ों को एकत्र करके उसे आगे बढ़ा सकेंगे, एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के पास होगी। और विश्वविद्यालय को इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ना चाहिए। 100 यानी अगले यानी शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ हुआ है।
और प्रयास होना चाहिए। क्या विश्वविद्यालय के साथ साथ संस्कृति और पर्यटन विभाग को देखना चाहिए इन 100 दिनों में, इन एक वर्ष में क्या हम विश्वविद्यालय से निकले हुए पुरातन छात्रों की 100 प्रस्तुति, अलग अलग दिन अलग अलग कलाकार को, और 100 उन प्रस्तुतियों के लिए भी तैयार होना चाहिए जो प्रस्तुतियां देश के अंदर अच्छे कलाकारों ने प्रस्तुत की हैं। और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बढ़ेंगे आगे, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। जब उसने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 2014 से 2021 तक दोनों जांच एजेंसियों ने राय दी थी कि इस मामले में केस नहीं बनता। बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। किस प्रकार से 2014 से लेकर के 21 तक 21 में कंप्लेंट लॉन्च हुई और वो कंप्लेंट जिस प्रकार से लॉन्च की गई 14 से 21 तक जब पूरी जांच हुई उसमें सीबीआई की भी और ईडी की भी दोनों की संयुक्त रूप से राय थी कि इसमें कोई मामला बनता ही नहीं है, एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन दबाव बना करके ईडी पर जिस प्रकार से 2021 में एक कंप्लेंट लॉन्च की गई, उस कंप्लेंट पर जो अब चार्जशीट न्यायालय में आई उसका संज्ञान लेने से ही कोर्ट ने मना कर दिया। और केवल कुछ तकनीकी कारणों से नहीं बल्कि आधार दे करके कि जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसका कोई आधार ही नहीं है। 1 रुपए का ट्रांजैक्शन इधर से उधर नहीं हुआ, कोई चल अचल संपत्ति इधर से उधर नहीं हुई, तो केस कैसे बनता है? केस बनता ही नहीं है। वो पहले से ही सीबीआई की भी ईडी की भी राय थी, लेकिन उनके ऊपर केंद्र की मोदी सरकार ने दबाव बना करके जिस प्रकार से कंप्लेंट लॉन्च करवाई उसको संज्ञान लेने से जो कोर्ट ने मना किया है, पूरे देश के सामने ये साबित हो गया है कि किस प्रकार से विपक्ष को आवाज दबाने के लिए, विपक्ष का गला घोटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, ये साबित हो गया। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कई मंत्री पद फिलहाल खाली हैं और इसका निर्णय विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ इस संबंध में चर्चा की है। साथ ही जोशी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिससे सरकार की कार्रवाई और राजनीतिक संतुलन बेहतर होगा। बट में पद खाली है मंत्रिमंडल में और ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मेरी जानकारी है पार्टी हाईकमान से बात की है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है। चूँकि इस समय बहुत से देखा होगा प्रदेश में आपने संगठन के चुनाव चल रहे हैं और कई जगह पर संगठन स्तर पर नियुक्तियां भी हो रही हैं। मैं समझता हूं जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो पद खाली पड़े हैं निश्चित रूप से उनको भरने का काम होगा। तो वहीं राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल विभाग नई पहल कर रहा है। खेल मंत्री एक आर्य ने बताया कि नए पंचायत और स्तर तक स्टेडियम बनाए जाने की योजना भी चल रही है। वहीं भूमि उपलब्धता के मुताबिक जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित होंगे, जिससे खिलाड़ियों के साथ सेना और अन्य सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी बेहतर सुविधा मिल सके। चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो, लेकिन जहां जहां हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहां हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो उनको मैदान मिल पाए, ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं।
देहरादून में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के निर्देश पर गठित टीमों ने फुटपाथों पर लगे अवैध बोर्ड, ठेले और होर्डिंग्स हटाए। और इसी कड़ी में आयुक्त ने कहा कि रिहायशी और बाजार क्षेत्रों में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध को देखते हुए अभियान पुलिस बल के साथ चलाया जा रहा है। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहां पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं नववर्ष और आगामी त्योहारों को देखते हुए देहरादून में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस ने नगर और देहात क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। वहीं अभियान के दौरान सभी क्षेत्र अधिकारी ने मौके पर मौजूद रहकर निगरानी की। सीमावर्ती चेकिंग पोस्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नववर्ष के दृष्टिगत और साथ ही जो आने वाले हमारे त्यौहार हैं, क्रिसमस है और साथ ही साथ जो अन्य त्यौहार हैं, तो इसके दृष्टिगत देहरादून पुलिस के द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान जो है, हमारे जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं, अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, तो वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर एक संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, उनके विरुद्ध एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। इसमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है और इसको दिन है, रात्रि है, किसी भी समय इसमें जो है इसको चलाया जाता है। और इसमें जो हमारे कंसर्न सीओ साहब हैं वो और संबंधित जो एसएचओ एसओज हैं और उनके साथ पूरी टीम जो है वो में बीपी जैकेट के हो गए और बाकी जो और वेपन हैं उनके साथ चेकिंग की जाती है। समय समय पर इसमें जो अगर किसी प्रकार की अगर सूचना प्राप्त होती है तो उसके तहत भी चेकिंग की जाती है और खासकर जो बॉर्डर एरिया है हमारे, ताकि किसी प्रकार की कोई अनैतिक कोई गतिविधि है तो उस पर भी नज़र रखी जाती है और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है या संदिग्ध वाहन है तो उस पर भी नज़र रखी जाती है। और जैसा आपने पूछा कि इसमें अभी तक काफ़ी लोगों को जो संदिग्धता के आधार पर उनको जो है वहाँ से पिक किया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उनका वेरिफिकेशन किया गया और उसके उपरांत उनको जो है जाने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार से शुरू हुए जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उप जिलाधिकारी और 25 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं 3 स्थानों पर लगे इन शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही। यहाँ इंटरनेट और प्रिंटर जैसी सुविधाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र, आवेदन और आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। शिविर 30 जनवरी तक जारी रहेंगे। के निर्देश के क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजरा ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये काफी दिन तक चलेगा कैंप। और मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए और मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाए। जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, किसी की कोई प्रमाण पत्र बनना हो या और भी कोई कार्य होने, तो सभी लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट आदि की सुविधा, प्रिंटर आदि की सुविधा मौजूद है ताकि किसी को कोई फॉर्म आदि भरना हो तो यहाँ पर ही मौके पर ही भरा जा सकता है। और ये शिविर हमारे 30 जनवरी तक रहेंगे। सभी 46 न्याय पंचायतों में चलाए जाएंगे ये कैंप्स। आज 3 जगह हमारे जनपद में कैंप्स लग रहे हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे और कैंप्स लगेंगे हमारा कोशिश ये है कि सभी जगह सैचुरेशन करा जाए, कोई भी लाभान्वित छोटे ना, सभी योजनाओं के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग
यहाँ पर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। मैडम, आज ये शिविर लगाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, हमारे जिला प्रशासन के द्वारा हमारे बादराबाद ब्लॉक में जो शिविर लगाया जा रहा है, इसमें यहाँ तमाम वो लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, समाज कल्याण से लगे हुए, कृषि विभाग से लगे हुए हैं, हमारे एनआरएलएम स्टाफ और बादराबाद ब्लॉक के द्वारा, हमारे बीडीओ सर के द्वारा हम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एनआरएलएम से हैं, जो हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, हमें आरत मिलता है। समस्याओं का समाधान हो रहा है, बताएं। हमारी तो सारी महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारा एनआरएलएम स्टाफ से ही होता है। हमें रोजगार करने के लिए पैसा दिया जाता है, मतलब सरकार से फंड किया जाता है। सरकार की पहले से कैसे देखती है? सरकार बहुत अच्छी है हमारी, जो महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए।